आज हिंदुस्तान दुनिया के हालात में बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है और आगे चलकर और भी ज़्यादा हिस्सा लेगा। इंडियन मूवी टोन न्यूज़ आपका अपना हिंदुस्तान का खबरों का पहला कौमी फिल्म आपकी खिदमत में हिंदुस्तान की तारीख के शानदार सफ़े पेश कर रहा है और करता रहेगा, सारी दुनिया के लिए और आने वाली नस्लों के लिए। नागापट्टनम के करीब वेलंगनी के इस शानदार गिरजाघर में मरियम माता की मूर्ति है, जिसका त्यौहार हर साल बरसात का मौसम खत्म होने पर मनाया जाता है। यह त्यौहार 400 साल पहले के एक वाक़े की याद ताज़ा कराता है। कहा जाता है कि मरियम माता की कृपा से गांव के एक छोटे से लड़के का लंगड़ापन जाता रहा। मरियम माता की मूर्ति का जुलूस गिरजाघर से निकलकर सारे शहर में घूमता है। ईसाइयों के इस त्यौहार में शामिल होने के लिए हर फिरके और हर मजहब के यात्री दूर दूर से आते हैं। इस मौके के लिए खास तौर पर बर्मा से आए हुए लोगों ने ये रथ बनाए हैं। सुबह ही सुबह सूरज निकलने पर ये नौजवान ये सबक सीखते हैं कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। हमारे नेता कई साल से हमें ये गुर बता रहे हैं। ये वर्जिश दिन में 12 दफ़े करनी चाहिए। नौजवान फौजी बाकायदा वर्जिश करते हैं और इस बात का जिंदा सबूत है कि वर्जिश से इंसान कितना खुश रहता है। एक गहरा सांस, एक बार फिर, इससे छाती बढ़ती है। बिल्कुल सीधी सादी बात ही तो है। इस तरह एक वक्त में 10 बार सांस लेना चाहिए। और ये बदन को नरम बनाने के लिए कैसे अजीब अजीब करतब हैं ये। ये कई बार कीजिए, पीछे के पट्टों के लिए बड़ी अच्छी वर्जिश है। कितनी फुर्ती से ये लोग कूद रहे हैं। वर्जिश के बाद हल्के फुल्के होकर नौजवान अपने काम के लिए तैयार हैं। अब वो आजादी की जंग में लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी तैयार हैं? दुश्मन का मुकाबला करने के लिए अनगिनत हवाई अड्डों की जरूरत है और सीलोन के घने जंगलों में बड़ी तेजी से हवाई अड्डे बन रहे हैं। जंगलों को काटने का एक नया तरीका। इस मशीन से हर चीज का सफाया किया जाता है। मजबूत से मजबूत दरख्त को गिराने के लिए एक ही धक्का काफी है और इस तरह एक एक करके ये मशीन हर रुकावट को दूर करती है। इस दरख्त को देखिए, एक धक्के से ही इसकी बुनियादें हिल जाती हैं। लेकिन इन नए तरीकों के साथ साथ यहाँ पुराने तरीके भी काम में लाए जा रहे हैं। हाथी भी लकड़ी उठाने के लिए तैयार हैं। वो अपनी सूंडों से लकड़ी की लठों को अलग अलग करके जंगल से उठा ले जाते हैं। जंगल साफ हो जाने के बाद मजदूरों के जत्थे जमीन की ऊंचाई नीचाई को बराबर करते हैं। वो दिन दूर नहीं जब हवाई जहाज इन अड्डों की मदद से हमारा बचाव करेंगे। कुछ दिन हुए, सैकड़ों टन वजन की खाने पीने की चीजें हमारी एक बंदरगाह से एक अजीब सफर पर रवाना हुई। ये चीजें इंडियन रेड क्रॉस ने उन जंगी कैदियों की इमदाद के लिए भेजी जो मलाया और सिंगापुर में दुश्मन के हाथ आए। इनमें क्या कुछ न था। जमा हुआ दूध, डब्बे बंद सब्जियां, कड़ी पाउडर, दाल, चाय, बिस्किट, यही नहीं बल्कि मिठाइयाँ, कपड़े, चप्पल, 40 टन वजन की दवाइयाँ और 4 लाख सिगरेट। ये सब कुछ पाकर हमारे जंगी कैदियों को कितना आनंद मिलेगा। ये साल पहले एक नातरफदार बंदरगाह में पहुंचाया गया, जहां से एक जापानी जहाज इस पूरब में हमारे सिपाहियों के लिए ले गया। खाने पीने के इन चीजों के साथ ही हिंदुस्तानी सिपाहियों की सलामती के लिए हमारी दुआएं भी जा रही हैं, क्योंकि वो दूर पूरब में हमारा बचाव करते हुए कैद हुए। लड़ाई की वजह से हिंदुस्तान में तंबू बनाने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। यहाँ 500 तंबू हर रोज तैयार हो रहे हैं। धूप में सूखने के बाद कपड़े की मपाई और कटाई की जाती है।
सिलाई की मशीनें बड़ी तेजी से काम में लगी हुई हैं। सिलाई के बाद तंबू की ज़ेबाइश और जीनत का काम होता है। काम काफी कठिन है, लेकिन बड़ी खूबी से किया जाता है। अब मोचियों की बारी आती है, क्योंकि तंबुओं में चमड़े के टुकड़े और रस्से लगाने भी तो जरूरी हैं। काफी उलझा हुआ काम है ये, लेकिन ये लोग कारीगर हैं। तेज हवा का सामना करने के लिए इन तंबुओं के लिए मजबूत रस्सों की जरूरत पड़ती है, और ये कारीगर खुद ही रस्से भी बनाते हैं। कारखाने से बाहर भेजने से पहले तंबू को लगाकर हर तरह तसल्ली कर ली जाती है। हर एक तंबू में कैनवस की दोहरी तय होती है, अंदर काली और बाहर खाकी कैनवस। हिंदुस्तान की फौजों को धूप और सर्दी से बचाने के लिए हजारों की तादाद में तंबू बन रहे हैं। सीलोन में बुद्ध मत के एक पुराने मंदिर कलिनिया में सीलोन के सेनापति एडमिरल सर जेफरे लेटन नर्तकी और गवैये अपनी कला के हुनर दिखा चुके, और इसके बाद जलूस निकलने से पहले हाथी भी बड़े अदब के साथ अपने मेहमान की खिदमत में हाजिर होते हैं। जुलूस के आगे आगे नर्तकी अपने देश के खास ढंग के मुताबिक नाचते चले आ रहे हैं। कलिनिया के लोग जुलूस का इंतजाम करने में माने हुए हैं। कितना अच्छा जुलूस है ये। लंका के टापू में कलिनिया का मंदिर एक बहुत पुराना और बहुत पवित्र मंदिर है। मंदिर के महागुरु एडमिरल साहब का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। पीले पीले कपड़ों वाले साधुओं के गाने के साथ साथ एडमिरल साहब का स्वागत किया जाता है। ये नजारा देखकर हमारे विचार 2000 साल पीछे की तरफ दौड़ते हैं। मंदिर में पहुंचकर एडमिरल लेटन अपने जूते उतारते हैं, क्योंकि वो एक पवित्र जगह में दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद वो कुछ ऐसी तारीखी चीजें देखते हैं जो इस मंदिर में मौजूद हैं। महात्मा बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति और पत्थर पर बनी हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जिनसे महात्मा बुद्ध की जिंदगी के हालात का पता चलता है। हिंदू धर्म के देवताओं की मूर्तियां भी हैं, क्योंकि सीलोन और हिंदुस्तान की तरह बुद्ध मत और हिंदू धर्म कभी एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहे। फिर फसले बहार आई। रूस की जरखेज जमीन अपनी कीमती पैदावार उगल रही है। एक जमाना था जब शांति और अमन की छांव में किसान खुशी खुशी अपनी मेहनत का फल पाते थे, और वो जमाना फिर आएगा। लेकिन इस वक्त लड़ाई के होते हुए भी रूस में खाने पीने की चीजें उगाई जा रही हैं। औरतें खेतों में काम कर रही हैं, मर्द नाजियों से लड़ रहे हैं। हिटलर की वहशी फौजों ने रूस में मौत और तबाही की कोई कसर न छोड़ी। गांव के गांव जलकर राख हो गए, घर के घर ढेर हो गए, देहातों और शहरों दोनों में नुकसान हुआ। लेकिन खेतों के किसान और कारखानों के मजदूर दोनों के दिलों में एक ही आग भड़क रही थी, यही कि दुश्मन को नीचा दिखाना चाहिए। रूस के लोग जालिम जर्मनों के खिलाफ मुकाबले पर डटे हुए हैं। हमारा वतन पुकार रहा है, तुम्हारा वतन अपनी इज्जत और आजादी की खातिर लड़ेगा और फैसिस्ट जुल्म का नाश कर देगा। तुम जंग के लिए क्या कर रहे हो? और यह है रूस का जवाब, जालिम दुश्मन का नाश हो। रूसी फौज के साथ साथ रूस के किसान भी तन मन से वतन के दुश्मन को हराने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए काज़ाकिस्तान में, साइबेरिया में, कॉकेशस में मशीनें खेतों में दौड़ दौड़ कर अनाज की कटाई और सफाई कर रही हैं। इस काम में बैल भी मदद देते हैं। ये सब कुछ इसलिए कि देश की फसलें उगाई जाएं। मुल्क भर में औरतें खेतों में काम कर रही हैं। पल भर भी अकारत नहीं जाता। हर किस्म की मशीनों को अनाज इकट्ठा करने के लिए काम में लाया जा रहा है। स्कूल के बच्चे खेतों में गल्ले के दानों को चुन रहे हैं। लड़ाई का जमाना है, एक एक दाना बड़ी कीमती चीज है।
और इस तरह अनाज इकट्ठा किया जाता है। अनाज के दरिया पानी की तरह बह रहे हैं। हिंदुस्तान की तरह रूस में भी हवा फसलों की सफाई में मदद देती है और अनाज के दरिया इकट्ठे होकर समुंदर बन जाते हैं। अनाज ही अनाज रूस की आत्मा के लिए।